आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएफआई बैन पर बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी। पीएफआई सोच का विरोधी, बैन का समर्थन नहीं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वो कह रहे हैं कि जो पीएफआई सोच है उसका मैं विरोध करता हूं, लेकिन जो सरकार की तरफ से पीएफआई संगठन को बैन किया गया है इसके समर्थन में वो नहीं है। सुनिए क्या कहा है। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे। और उधर पीएफआई बैन पर बोले हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। उन्होंने कहा कि सबूतों के आधार पर यह बड़ा एक्शन किया गया है, आगे और सख्त कार्रवाई होगी। देश विरोधी ताकतों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। न्यूज 24 संवाददाता प्रशांत देव ने खास बातचीत की, सुनिए। देखिए, ये जो किसी भी संस्थान जिसके बारे में ऐसी सूचनाएं मिलती हैं वो दिखाई भले आपको रेड से आपने देखा, गिरफ्तारियों से देखा, लेकिन निश्चित रूप से पहले से उनकी जांच हो रही थी और कहीं ना कहीं गतिविधियों में संलिप्त होने के ऐसे संदेह थे जिसके आधार पर ये कार्रवाइयां हुई थी। और जब पुख्ता प्रमाण मिले हैं तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है। जो विधि सम्मत था वो किया गया। प्रतिबंध को से कितना बड़ा मैसेज आएगा, मतलब कितना कठोर कार्रवाई है प्रतिबंध से? मैं आपसे कह रहा हूँ और लगातार कह रहा हूँ, ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो जिम्मेदार सरकार है। देश में सारी व्यवस्थाएं ठीक बनी रहे, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था और उसके साथ साथ प्रत्येक नागरिक के सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा, उसके सम्मान की सुरक्षा, इसके प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी संवेदनशील हैं और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा बता रहे थे कि जो प्रतिबंध लगा है वो प्रतिबंध बहुत सोच समझ के, बड़ी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया गया है और इससे पीएफआई को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। और उधर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पीएफआई को बैन करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जो सरकार ने कदम पीएफआई बैन करने को लेकर उठाया है वो एकदम सही है। सर, पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? पीएफआई ने जैसे असामाजिक गतिविधियां, गैर कानूनी गतिविधियां और प्रदेश के अमन चैन को डिस्टर्ब करने का काम किया था। पूरे देश में इनका नेटवर्क फैला था और कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी कर सकते थे, ऐसी सूचनाएं मिल रही थी। 2 दिन से मैं देख रहा था लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, एटीएस के लोग छापेमारी कर रहे थे और जो जानकारियां तथ्य प्रकाश में आई हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे तत्काल बैन करने का निर्णय लिया है। बहुत स्वागत योग्य कदम है। पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है, देश भर में सराहना हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर, मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में 2 बार लगातार छापेमारी हुई। जब कानपुर की घटना हुई थी नई सड़क वाली, उसके बाद से पीएफआई कनेक्शन की बात सामने आ रही थी। अब कल भी 26 जनपदों में 57 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो क्या यूपी को लेकर कोई खास इनपुट भी था? असल आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गैर सामाजिक, गैर कानूनी संगठन हो या व्यक्ति हो, उनको बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लगातार ऐसे लोगों को निगरानी में रखते हैं। हमारी सरकार ने पहले ही सभी पुलिस अधीक्षकों को और डीएम्स को निर्देश दे रखे थे कि ऐसे असामाजिक लोग, गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोग, जो भी बैड एलिमेंट्स हैं उन पर कड़ी निगरानी रखें, सर्विलांस मिलें और ऐसे लोगों की धरपकड़ करके उनको अंदर करें और किसी भी कीमत पर हम गैर कानूनी गतिविधियों को उत्तर प्रदेश में इजाजत नहीं देंगे। पीएफआई बैन पर मनोज तिवारी का भी बयान आया है। देश विरोधी पीएफआई पर सही कार्रवाई हुई है, सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं, सुनिए। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी मेरे साथ हैं। मनोज जी, काफ़ी लंबे समय से आप लोग डिमांड कर रहे थे और बीजेपी के तमाम नेता डिमांड कर रहे थे कि पीएफआई पे बैन लगना चाहिए। आज पीएफआई और उनकी सहयोगी जो संस्थाएं हैं उन पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया। ये बहुत जरूरी हो गया था और बहुत स्वागत योग्य कदम है। पीएफआई का टेरर कनेक्शन, पीएफआई का दंगा कनेक्शन और पीएफआई का हाउ टू मेक आईईडी कनेक्शन, ये सब प्रूफ मिल गए हैं। इसके बाद आप सोचिए, देश का प्रत्येक व्यक्ति आज भारत सरकार गृह मंत्रालय को धन्यवाद दे रहा है। और मैं समझता हूं हमारा देश जिस प्रकार से विविधता में एकता रख के सारी दुनिया से आगे निकल रहा है, ऐसे में ऐसी संस्थाएं हमारे देश में रह के और देश को सुनियोजित ढंग से आपस में लड़ाने और निर्दोषों को मारने का काम कर रही है।
हम कभी भी इसको सफल नहीं होने देना चाहते हैं और इसका स्वागत करते हुए बैन का भारत सरकार को धन्यवाद करते हैं। ये थे मनोज तिवारी। इनका साफ कहना है कि थोड़ी देरी हुई, लेकिन हाँ, पूरी स्टडी करके उसके बारे में पूरी रिपोर्ट लेके अब पीएफआई पे बैन लगा है, और जो कि पहले लग जाना चाहिए था लेकिन अब लगा है, ये बेहतर है। इससे देश की एकता को जो खतरा था वो कम से कम अब नहीं होगा। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। पीएफआई बैन को लेकर सियासी बयानबाजी भी काफी हो रही है। इधर पीएफआई को बैन करने के फैसले पर आरजेडी ने केंद्र सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। डराने धमकाने और एक तरफा एक्शन आरजेडी बता रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही बीजेपी ने आरजेडी के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएफआई पर आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। राष्ट्र विरोधी संगठन पर कार्रवाई, ये एक्शन एकदम सही है। सुनिए। अमित शाह जी का आभार कि उन्होंने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न पाया गया संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, और आज हम मध्य प्रदेश में भी इसके प्रतिबंध की अधिसूचना या ऑर्डर जारी करेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि वह सुरक्षा के लिए जो आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी, राज्य की आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक है। यह जो कार्रवाई है एक पक्षीय कार्रवाई है और एक समाज को डराने और धमकाने के प्रयास के रूप में मैं देखता हूं। अन्यथा 8 साल से सरकार में है भाजपा के लोग, देश में बैठे हुए लोग। अगर 8 साल पहले वो गैर कानूनी नहीं थे, 7 साल पहले गैर कानूनी नहीं थे, 6 साल पहले तक गैर कानूनी नहीं थे, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल पहले तक गैर कानूनी नहीं थे, आज अचानक से कैसे गैर कानूनी हो गए? और क्या भारत की सरकार की एजेंसियां 8 साल सो ही रहीं? यह केवल राजनीतिक हितों को साधने के तौर पे इस कार्रवाई को मैं देखता हूं, अन्यथा इस मामले में कोई दम नहीं है। पीएफआई बैन पर यूपी और बिहार के अल्पसंख्यक मंत्रियों की राय दरअसल अलग है एक दूसरे से। पीएफआई पर बैन सही है, सही फैसला, ये दानिश अंसारी कह रहे हैं, और चुनावी फायदे के लिए पीएफआई पर बैन हुआ है, ये जमा खान का कहना है। दानिश जी, मुझे ये बताइए कि पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं और जो है शिकायतों पे और समाज के इनपुट पे इस तरह की कार्रवाई होती है, और हमारी जांच एजेंसियां हमारे समाज को अपराध मुक्त और आतंकवाद मुक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उसी दिशा में उठाए गए कदम है, और इस तरीके का जो कार्रवाई से निश्चित तौर पे हमारे समाज की सुरक्षा का भाव और बढ़ेगा। अच्छा, मुझे बताइए कि पीएफआई को लेकर उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर छापेमारी हुई, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल 26 जिलों में छापेमारी हुई, 57 लोग हिरासत में लिए गए। तो यूपी की सेंसिटिविटी को देखते हुए क्या कोई अलग से भी ठोस कदम उठाने की तैयारी है यूपी सरकार की तरफ से? देखिए, इसमें जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सरकार की एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, और जो भी जरूरत होगा समाज की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, हमारी एजेंसी निश्चित तौर पे वो कार्रवाई जरूर करेगी। अच्छा, यूपी एटीएस और एसटीएफ की तरफ से पिछली बार भी कार्रवाई देखी गई थी, जब कानपुर में नई सड़क पर बड़ा एक बवाल होने की सूचना हुई थी, उसमें भी पीएफआई कनेक्शन की बात सामने आई थी। तो क्या अभी कुछ और इनपुट भी यूपी की लोकल एजेंसीज को मिला है पीएफआई से जुड़ा हुआ? जैसे मैंने बताया कि एजेंसी अपना काम कर रही है, जो भी इनपुट है वो उसकी जांच कर रहे हैं, और उसके बाद कार्रवाई हो रही है, और जैसे जैसे जांच और कार्रवाई आगे बढ़ेगी आप सब भी अवगत होते रहेंगे। हमारी एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से समाज को अपराध मुक्त और भय मुक्त बनाने के लिए काम कर रही हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार की मंशा पूरी तरह से लोगों को सुरक्षा देना ही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कई स्टेट ने पीएफआई को बैन करने की सिफारिश कैंसिल की थी, बिहार ने नहीं किया था। अब जब केंद्र सरकार ने ये बैन कर दिया है तो बिहार सरकार क्या पहल करेगी, या फिर बिहार सरकार का क्या स्टैंड है? ये तो मान ली हमारे नेता निर्णय लेंगे, उसी बात में वो बात आप वहाँ नेता से पूछेगा। हमारे दो नेता लोग हैं, सीएम हमारे लोकप्रिय नेता हैं, डिप्टी सीएम साहब, ये लोग करे उस मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि देखिए, हमने बता दिया कोई पार्टी और संगठन हो, छोटी हो बड़ी हो, उसमें गड़बड़ी जो है उसको कार्रवाई करिए। और किसी संगठन को टारगेट, इनका टारगेट बनाना एक ही नहीं, आप ही नहीं जानते हैं। टारगेट बनाना है, किसी को चोट पहुंचाना है, टारगेट बना लिए हैं, उससे ये लगता है उनको फायदा, पिछली बार फायदा कहीं हुआ, फायदा होता है उनको, ये उन्हें लग रहा है, और कोई बात नहीं है। इस बार भी आपको लगता है कि 24 के चुनाव के पहले पीएफआई को बैन करने के पीछे चुनावी फायदे का ये पॉलिटिकल एजेंडा उनका आगे भी होगा, ये नहीं अभी यही नहीं। हम तो आपके द्वारा पूरे बिहार को, हिंदुस्तान को मैसेज देंगे कि बड़े सोच समझ कर चलना है। ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं भाई,
हमारे साथ जमा खान थे, इनको आप सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के तहत पीएफआई पे बैन किया गया है और आगे भी कई कार्रवाई बीजेपी कर सकती है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। और पीएफआई पर बैन के बाद दिल्ली में सुरक्षा काफी बढ़ाई गई है। शाहीन बाग इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू है। साजिश की आशंका के तहत तमाम जो भी प्रोटेस्ट हैं, प्रदर्शन हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। कल से ही आप देख रहे हैं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, दिल्ली पुलिस है, वो मार्च निकाल रही है और इस तरह से जो संवेदनशील इलाके हैं ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है और किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, इसकी मनाही है। मैं मौजूद हूँ पीएफआई के हेडक्वार्टर के बाहर जो शाहीन बाग इलाके में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है और लगातार जो है पुलिस यहाँ पर सुबह से फ्लैग मार्च कर रही है और जिस तरीके से कदम पुलिस ने उठाए उसको लेकर ऐसे ही शायद पहले से ही आशंका थी, क्योंकि इस पूरे इलाके की बात करें, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की सब डिवीज़न में इलाका आता है और वहाँ पर पहले ही धारा 144 लगा दी गई थी। 19 तारीख को ही धारा 144 लगा दी गई थी और ठीक सामने ये जो बिल्डिंग है F ब्लॉक की F30/1B, इसी में पीएफआई का हेडक्वार्टर था जिसे सील कर दिया गया था ईडी की रेड के बाद और लगातार ईडी और अन्य एजेंसियां जो है, केंद्रीय एजेंसियां, चाहे वो एनआईए हो या फिर जो राज्य पुलिस है, वो लगातार पीएफआई पर शिकंजा कस रही थी और कई पीएफआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तारी हुई थी। बड़े पैमाने पर देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर रेड्स की गई हैं और उसको देखते हुए कि कोई प्रोटेस्ट ना हो, कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, उसको देखते हुए यहाँ पर देखिए सुरक्षा बेहद कड़ी है और सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा पुख्ता बनाने के लिए लगातार ड्रोन कैमरे से इलाके में मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस जो है वो बार बार फ्लैग मार्च कर रही है, साथ ही लोगों से भी लगातार संपर्क बनाया जा रहा है। जो इलाके के लोग हैं उनसे भी लगातार संपर्क बनाया जा रहा है। देखिए ड्रोन कैमरे से जो हाई एरियल का सर्वे है वो किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर पूरे इलाके पर नज़र रखी जा सके कि कहीं पर कोई भी अनऑथराइज गैदरिंग तो नहीं हो रही, लोग इकट्ठा होने की कोशिश तो नहीं कर रहे या फिर कोई ऐसा प्रोटेस्ट प्लान तो नहीं हो रहा, क्योंकि एक इस तरह की भी खबर आई थी पीएफआई की तरफ से एक बड़ा प्रोटेस्ट प्लान किया जा रहा था, जिसे देखते हुए तुरंत ही पुलिस ने रातों रात एक्शन लिया और तमाम गिरफ्तारियां हुई देश भर में और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन करने का फैसला किया। कैमरा संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। इस वक्त मैं जयपुर के मोती डूंगरी रोड पर मौजूद हूं और यहीं पर है पीएफआई का दफ्तर। ये पीएफआई के दफ्तर का वहां पर बोर्ड लगा है और इस दफ्तर या इस गली के आसपास अब पूरी तरह सन्नाटा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पीएफआई संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया, अनलॉफुल एसोसिएशन कहा है और यह कहा कि देश विरोधी गतिविधियां इनके द्वारा संचालित की गई थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस दफ्तर के बाहर ईडी के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसका साल 2020 में पोस्टर था। इसके अलावा हिजाब को लेकर प्रदर्शन का यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ से ये पीएफआई का दफ्तर है। ये देखिए पीएफआई का दफ्तर है और इस वक्त इसका गेट यहाँ पर पूरी तरह लॉक है। पिछले हफ्ते पीएफआई पर राष्ट्रव्यापी कार्रवाई हुई थी, उस दौरान इसके प्रदेश अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया, कोटा से एक पार्षद के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में भी पीएफआई के संदिग्ध भूमिका सामने आई थी और ये कह रहे थे कि वे उकसाने वाले बयान दे रहे थे। टेरर फंडिंग के आरोप में इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई हुई थी और अब केंद्र सरकार ने आखिरकार इसे प्रतिबंध करने का फैसला लिया। सबसे बड़ी बात है कि इस एक साल पहले पीएफआई ने कोटा में सबसे बड़ा अपना प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन में जो जिस तरह के बयान सामने आए थे उस पर भी राजस्थान पुलिस को काफ़ी आपत्ति थी, इंटेलिजेंस को काफ़ी आपत्ति थी और इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए पीएफआई पर छापे की कार्रवाई हुई। हालांकि कभी भी इस संगठन की ओर से यह नहीं माना गया कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। फंड जो विदेश से उसे मिलते हैं उसका टेरर में कहीं या आतंकी घटनाओं में कहीं उपयोग हो रहा है, लेकिन सरकार ने जो छापे की एनआईए ने जो एनआईए की छापे की कार्रवाई की, छापेमारी की, उस दौरान इस तरह के तमाम सबूत मिले। फिलहाल तो पीएफआई और उससे जुड़ी तमाम संस्थाओं को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है और उसके बाद इस दफ्तर में और इस मोहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ है। कैमरामैन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।